Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए थे, लास्ट लेक्चर 54 में हम लोगों ने कास्टिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सीरीज में 55 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने लेथ ऑपरेशन और लेथ मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हमारे कुछ रिमेन्स टॉपिक रह गए हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि लेथ है, शेपिंग है, प्लेनिंग है। तो ये सारे ऑपरेशंस हमारे रह गए हैं, तो इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन हमारा मटेरियल साइंस टॉपिक बचा हुआ है, तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे लेथ मशीन और लेथ मशीन पर होने वाले ऑपरेशन के बारे में। तो जैसा कि देखिए, मैंने एक बैकग्राउंड में मशीन बनाई हुई है, इसी मशीन को लेथ मशीन कहते हैं। तो आज पूरा इसी मशीन पे हमारा क्लास कंसंट्रेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो मशीन बनी हुई है, देखिए इसका नाम है लेथ मशीन। लेथ मशीन, इस मशीन को जिन्होंने बनाया था वो 1862 ईस्वी में सर हेनरी मॉडेस्ले ने बनाया था। आज के समय में ये मशीन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं है, यह केवल हमें वर्कशॉप में मिल जाएगी और अदर ये कंपनी या इंडस्ट्रीज में इस मशीन का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। उसका भी रीज़न हम बताएंगे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज का हमारा जो मॉडिफिकेशन टाइम है वो कहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को हमें बनाना है। लेकिन लेथ मशीन क्या है? ये मशीन क्या करती है, कई सारे ऑपरेशन अपने एक साथ परफॉर्म कर देती हैं। लेथ मशीन मैनी ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे आपका हो गया टर्निंग, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, फेसिंग, ग्रूविंग, पार्टिंग ऑफ, चैम्फरिंग, नर्लिंग। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लेथ मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्यूरेसी और मतलब मोर प्रोडक्शन रेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये लेथ मशीन हमारी फेल कर जाएगी। बिकॉज ऑफ ये क्या होती है कि ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कई सारा मतलब एक लिमिट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को ये नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमने क्या किया कि लेथ मशीन के ही कॉन्सेप्ट पे इसके डिफरेंट जो ऑपरेशन थे, उस ऑपरेशन से रिलेटेड हमने कुछ मशीन्स अलग अलग बना ली। जैसे हमने शेपिंग ऑपरेशन लेथ पर हम कर सकते थे, तो हमने एक अलग मशीन बना ली। टर्निंग ऑपरेशन हम लेथ मशीन पे कर सकते थे, लेकिन टर्निंग का एक स्पेशल मशीन हमने बना लिया। ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लेथ मशीन पर कर सकते थे, लेकिन ड्रिलिंग के लिए हमने ड्रिलिंग मशीन अलग से बना ली। तो हमने एक इंडिविजुअल वर्क के लिए इंडिविजुअल मशीन बना लिया, जिससे अब हमारा जो एडवांटेज है वो लेथ मशीन से ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने नई मशीनों का मॉडिफिकेशन कर लिया। लेकिन फ़िलहाल जब लेथ मशीन बनी तो वो उसने क्यों बनाया, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे, क्या क्या फीड मैकेनिज्म लगा, तो इन सब की भी स्टडी हमें करना होता है। बिकॉज ऑफ कभी कदार एक आध क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, लेथ मशीन पे कितने ऑपरेशन किए जाते हैं, इस पर कौन कौन से रेस्ट यूज किए जाते हैं, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इस पर जब कोई टर्निंग करेंगे तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पार्ट पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट पूछ सकता है, मशीन टाइम, कटिंग वेलोसिटी पूछ सकता है। तो उसके लिए हमें इस पर थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा लेथ मशीन का जो पार्ट कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट मीन्स अगर हम देखें तो सेमेस्टर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खूब आते हैं। लेकिन अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं। कम का मतलब लगभग नेग्लिजिबल आते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद जो इसके मॉडिफिकेशन मशीनें बनाई गई, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ड्रिलिंग से खूब सारा क्वेश्चन आता है, मिलिंग से आता है, प्लेनिंग से आता है। तो इसलिए हम उस पर बहुत अच्छी फोकस स्टडी करते हैं और इस पर हम लोग एक नॉर्मल ओवरव्यू करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेथ मशीन क्या है। तो लेथ मशीन को हम लोग मदर ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ मशीन। तो ऐसा देखिए, लेथ मशीन
is called, it is called mother of machine. मदर ऑफ मशीन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि अदर जितनी भी मशीनें आई उन सारी मशीनों का वर्क हमारी लेथ मशीन कर सकती है या करती है। तो मतलब अदर सारी मशीनों ने इसी मशीन को के कॉपी को किया और अपने वर्क को किया, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं मदर ऑफ मशीन। दूसरी बात, ये मशीन हमारी अदर सारी मशीनों से सबसे पहले आई थी, लगभग इन 1862 फॉरेन साइंटिस्ट सर हेनरी मॉडस्ले ने एक मशीन बनाई जिसे हम लोग किस मशीन से जानते हैं? इन 1862 हेनरी मॉडस्ले वाज मेक ए machine which is called लेथ मशीन, जिसे हम लोगों ने लेथ मशीन के नाम से जाना। अब इस लेथ मशीन के थोड़े से अंदर हम लोग डिटेलिंग करते हैं कि लेथ मशीन बेसिकली किस मटेरियल की बनाई उन्होंने। जो उन्होंने पहली बेसिक लेथ मशीन बनाई तो वो किस मटेरियल की बनाई? तो लेथ मशीन को मैक्सिमम जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कास्ट आयरन यूज़ किया जाता है। तो इट इज मेड बाय कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन में भी कौन से कास्ट आयरन के हमने लेथ मशीन बनाई? तो मैक्सिममली जो यूज किया जाता है वो ग्रे कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग हम करते हैं अपने लेथ मशीन के बॉडी या पार्ट्स को बनाने के लिए। देन आफ्टर, अब हमने तो ये मटेरियल का उपयोग किया, तो क्या लेथ मशीन पे जो कास्ट आयरन यूज़ किया अदर मटेरियल नहीं यूज कर सकते थे? कास्ट आयरन ही क्यों यूज़ किया? तो इसका मतलब कास्ट आयरन में अदर सारे मटेरियल से कुछ अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रही होगी। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कास्ट आयरन हम क्यों यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ, देखिए कास्ट आयरन प्रॉपर्टी। अब हम किसके रिगार्डिंग इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे? लेथ मशीन के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। जो हम लोग लेथ मशीन बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पॉइंट नंबर 1, जब हम कास्ट आयरन की कास्टिंग करते हैं तो उस समय हम लोग कास्ट आयरन में कुछ ऐसे ग्रेफाइट पॉकेट्स को मिला देते हैं जिससे जब कास्ट आयरन हमारा तैयार होता है तो उस कास्ट आयरन में हम लोग क्या करते हैं, जब कास्ट आयरन हमारा बनता है तो उस पर जब मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर जब उसके बॉडी या पार्ट्स घिसते हैं तो एक सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल को जनरेट करते हैं। मतलब कास्ट आयरन सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल होता है। तो इट मीन्स अगर 2 मैटिंग पार्ट्स जहाँ पे होंगे उनके बीच फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वो पार्ट्स घिसेंगे और घिसेंगे तो वो वियर होंगे। तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन यूज करना होता है। लेकिन कास्ट आयरन में जहाँ पर 2 पार्ट्स मेटिंग होते हैं
वहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए खुद ही वो सेल्फ लुब्रिकेशन जनरेट करता है। और क्योंकि कास्टिंग के समय हम ग्रेफाइट के पॉकेट्स को यूज करते हैं, तो इसीलिए कास्ट आयरन की एक बेटर प्रॉपर्टी होती है, इट हैज सेल्फ लुब्रिकेटेड प्रॉपर्टी, सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल या प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, जिससे जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स मूव करते हैं, कैरियज मूव करता है बेड पर, टेल स्टॉक मूव करता है बेड पर, तो इस तरीके से जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स मूव करते हैं तो उनके बीच में लुब्रिकेशन का काम ऑटोमेटिकली होता है। दूसरी बात, अब ये हैवी मशीन होती है, 1 से 2 मीटर का, 1 से 1.5 मीटर का इसका पूरा बेड बनाया जाता है, 1.2 मीटर का लगभग काफ़ी बड़ी मशीन होती है। तो यहाँ पर जब हम लोग मेटल को काटते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारा वाइब्रेशन फोर्स जनरेट होता है, जो उस पूरी बॉडी को ही बियर करना है और कोई बियर करने नहीं आएगा। तो उस बॉडी को वाइब्रेशन फोर्स बियर करने के लिए कास्ट आयरन में एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसके शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। तो कास्ट आयरन अदर सारे आयरन की अपेक्षा बेटर शॉक एब्जॉर्बशन प्रॉपर्टी रखता है। तो इसमें दूसरे पार्ट की बात हम करें तो कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बशन मतलब वाइब्रेशन और शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बेटर होती है। देखिए, बेटर कैपेसिटी टू absorb the shock and vibration, shock and vibration, ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो अब टोटल बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो अपने वेट की वजह से ये क्या करती है, अपने निचले पार्ट पर कंप्रेसिव फोर्स लगाती हैं, उसके नीचे वाले पार्ट पर उसके ऊपर वाला पार्ट कंप्रेसिव फोर्स लगाता है। तो कास्ट आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव नेचर में हाई होती है और टेंसाइल नेचर में वीकर होता है। तो यहाँ पर हमें कंप्रेसिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑफ ये सारा बेड पर सारा फोर्स कंप्रेसिव नेचर में लगता है। तो इसीलिए कास्ट आयरन की देखिए थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि कास्ट आयरन इज, देखिए, इन कास्ट आयरन कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज greater than tensile strength। तो ये हमारा होता है। इन्हीं सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम अपने लेथ मशीन पर कास्ट आयरन मटेरियल का उपयोग करते हैं उसकी बॉडी और पार्ट्स को बनाने के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई कास्ट आयरन की। अब बात करते हैं कि इस लेथ मशीन को बनाने के लिए जो बेस कंपोनेंट होते हैं वो कितने टाइप के यूज किए जाते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस पूरे बेस स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स पे भी ध्यान ना दीजिए। जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो सबसे पहले इसका हमारा क्या होता है, बेस होता है। बेस का मतलब लेग हो गया, प्लेट हो गई, तो इसे हम बोलते हैं बेस या बॉडी। अब इस बॉडी के ऊपर हम लोग लेफ्ट साइड में एक इतने बड़े मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को हेड स्टॉक बोलते हैं। देन आफ्टर राइट साइड में सबसे लास्ट में
ये जो मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है इसे हम लोग टेल स्टॉक बोलते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, बॉडी, सेकंड आपका हेड स्टॉक, थर्ड आपका टेल स्टॉक, फोर्थ आपका जिस पर टूल को हम होल्ड और क्लैंप करते हैं उसे हम बोलते हैं टूल पोस्ट, या और टूल पोस्ट किस पे लगा होता है, कैरिएज पर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो गया कैरिएज और टूल पोस्ट। देन अब इसे ऑपरेट करने के लिए कुछ फीड मैकेनिज्म के भी हम लोग उपयोग करते थे। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, फीड मैकेनिज्म। तो इसलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को समझते चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। चलिए इसे हम लोग रफ करते हैं। अब चूँकि इधर मशीन बनी है तो यहीं छोटी सी जगह में पूरी स्टडी को कंसंट्रेट करना होगा। देखें, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन के पार्ट। तो पॉइंट वाइज हम लोग करेंगे, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिक जो हमारे एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, बेड। बेड होता है, बेड का मतलब बॉडी है ना। तो पॉइंट 1 हमारा क्या होता है, बेड। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, हेड स्टॉक। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, टेल स्टॉक। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, कैरिएज एंड टूल पोस्ट। कैरिएज एंड टूल पोस्ट। फिफ्थ हमारा पार्ट क्या होता है, फीड मैकेनिज्म। तो इतने पार्ट्स हमारे होते हैं लेथ मशीन में। अब हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, है ना। चूँकि इन्हीं पूरे पार्ट्स को मिलाकर हमारी लेथ मशीन कंप्लीट होती है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो था हमारा पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि बेड हमारा क्या होता है, किसका बनाया जाता है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, देन ये कहाँ पर लगा होता है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है आपसे कि बेड हमारा किसको किसको होल्ड करता है और बेड हमारा किस पर सपोर्ट किया गया होता है। तो ये जो हम बात करेंगे बेड की, जिसे हमने ट्रे बोला है, तो ये हमारा लेग पर सपोर्ट किया गया होता है और इस पर कौन कौन सी चीज़ें होल्ड की जाती हैं। तो इस पर हमारा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिएज, और ये जो हमारा होता है लीड स्क्रू और फीड रॉड, इन सब को सपोर्ट किया जाता है। तो आइए पहले एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू इस मशीन में आपको दे देते हैं, फिर आपको धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट समझाते चलेंगे। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक कास्ट आयरन का फाउंडेशन बनाते हैं। अब इस फाउंडेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस फाउंडेशन में यहाँ पर हम लोग बोल्ट यूज करेंगे, ये फाउंडेशन बोल्ट कहलाते हैं, फाउंडेशन बोल्ट कहलाते हैं। इन फाउंडेशन बोल्ट को, इसे हम बोलेंगे लेग और इसे बोलेंगे फाउंडेशन। ये कंक्रीट का भी बनाते हैं, वुड का भी बनाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इस लेग में स्लॉट कटे होंगे, ये लेग आपके कुछ इस तरीके से स्लॉट कटे होंगे। एक फाउंडेशन बोल्ट यहाँ यूज कर लेंगे, एक फाउंडेशन बोल्ट यहाँ यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए आप, ये लेग हो गया, ये फाउंडेशन हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, फाउंडेशन बोल्ट से क्लैंप कर दिया। देन अब यहाँ तक हमारा
फाउंडेशन और लेग कंप्लीट हो गया। इस लेग के ऊपर हम लोग एक हैवी थिकनेस का ट्रे रखते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। इसी को हम लोग बेड बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस बेड के ऊपर, इस बेड की चौड़ाई भी ठीक ठाक होती है, लंबाई भी है उसकी पूरी फुल लेंथ होती है, और विड्थ होती है, विड्थ हमारा जितना इसका ये होगा हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो बेड होता है, बेड पर आपके स्लॉट कटे होते हैं, बेड पर स्लॉट कटे होते हैं। ये बेड आपका दो तरीके का बनाया जाता है। पहला तो फ्लैट बेड बनाया जाता है, बिल्कुल फ्लैट होगा और रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे होंगे, मतलब ये कुछ ऐसे बेड आपका बना होगा। ऐसा बेड बना होगा। अब इस स्लॉट में देखिए कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए इस तरीके का अगर वो ऐसा एलिमेंट हम रख दें, ऐसा एलिमेंट हम रख दें, तो ये एलिमेंट देखिए केवल इस डायरेक्शन में ही मूव करने के लिए फ्री होगा। ये एलिमेंट कभी इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि जब इधर जाएगा तो बेड का ये पार्ट रोक लेगा, और जब इधर जाएगा तो बेड का ये पार्ट रोक लेगा। तो ऐसा स्लॉटेड बेड आपका बनाया जाता है। दूसरी बात, इस तरीके का बेड बनाया जाता है, इसे रफ करते हैं। दूसरी बात, आपका बेड ऐसा बनाया जाता है। इस तरीके से। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा बना दिया जाता है। इसको जब आप ऐसे ले जाएंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। इस तरीके के आपका बेड बनाया जाता है। तो फर्स्ट टाइप ऐसा बेड होता है, सेकंड टाइप ऐसा बेड होता है। इस पर भी इस तरीके का अगर कोई वर्क पीस रख दिया जाए तो वो इस डायरेक्शन में कभी नहीं मूव कर पाएगा, केवल इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ये था हमारा बेड के बारे में इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं, ये तो हमने फ्लैट दिखा दिया था। जब आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से या इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपका केवल ऐसा ही दिखाई देगा, एक पार्ट ऐसा दिखाई देगा और ऐसा दिखाई देगा, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलिए आगे डिस्कशन कर रहे हैं। इस बेड के ऊपर देखिए हमने लेफ्ट साइड में एक यहाँ पर फीड गियर बॉक्स बनाया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पावर सोर्स चाहिए होगा। जब हम पावर सोर्स देंगे तो वो पावर सोर्स डिलीवर करेगा कुछ दूसरे पार्ट्स को, वो दूसरे पार्ट्स मूव कराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमने एक फीड गियर बॉक्स बनाया हुआ है। अब ये गियर बॉक्स जो कनेक्ट होता है वो मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। मोटर आपकी एसी पावर सप्लाई से यूज की जाती है, डीसी इस पे नहीं बियर करेगा। तो यहाँ पर वो जो मोटर मूव करेगी तो मोटर पे या तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं, या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं। तो जो सबसे ओल्डेस्ट मशीन, मशीन आई थी, उसमें पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट गियर ड्राइव का यूज किया जाता था, और अब केवल गियर ड्राइव का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया फीड गियर बॉक्स, जो हमारा पावर को ट्रांसमिट करेगा किसको, हेड स्टॉक को। अब हेड स्टॉक में ये पूरा देखिए, ये हेड स्टॉक लगा हुआ है। इस हेड स्टॉक में यहाँ पर हमने गियर बॉक्स कंट्रोल लगाया हुआ है। अब ये जो गियर बॉक्स कंट्रोल्ड होते हैं, ये जो पार्ट आपके दिख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या होंगे, एक शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर एक शाफ्ट लगी होती है, इस तरीके से एक शाफ्ट लगी होती है। ये इस शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं और ये शाफ्ट आपकी पूरी यहाँ तक लगी होती है। जब ये गियर बॉक्स हम मतलब चेंज करते हैं तो इस शाफ्ट की स्पीड में परिवर्तन आता है, डिफरेंस आता है।
तो वो जो गियर बॉक्स होते हैं, मतलब ये जो गियर बॉक्स कंट्रोलर होते हैं, वो इस शाफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। देन अब ये क्या होगा, जब गियर बॉक्स में गियर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा। अब इस शाफ्ट को यहाँ पे आप जूम करिए कि शाफ्ट हमारी यहाँ तक आ गई है। देन ऐसे देखें, इस शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर लगा होता है हमारा चक लगे होते हैं, उस चक से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये आपका शाफ्ट घूमेगा तो उस पर फिक्स किया गया चक भी मूव करेगा। और चक कई तरीके के यूज करते हैं, 3 जा 4 जा, जैसे इस तरीके का चक आपका हो गया। ऐसा चक आपका हो गया। अब यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी आसानी से पकड़ी जा सकती है। दूसरी बात, अब इसमें अगर हम कोई सर्कुलर बॉडी रख दें तो भी आसानी से इसे हम क्लाइंब कर सकते हैं। तो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ऐसे चक को हम लोग 4 जा चक बोलते हैं। कुछ इस तरीके की बॉडी हो गई, ये चक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग 3 जा बोलेंगे। तो जो हमारा वर्कपीस, ये वर्कपीस होता है, जिस वर्कपीस को हमें मशीन करना हो, मान लीजिए यहाँ पर हमें इसको मशीन करना होगा, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। देन इस चक को हम ऐसे क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, तो ये हमारा अपने वर्कपीस को इस तरीके से ये चक होल्ड कर लेगा। अब जब यहाँ पे वर्कपीस होल्ड हो जाएगा तो देखें, जब ये गियर बॉक्स से गियर कनेक्ट है, वो गियर हमारी शाफ्ट को मूव कराएगा, वो शाफ्ट पर हमारा जा कनेक्ट है। जब वो जा हमारा शाफ्ट घूमेगी तो वो हमारा जा घूमेगा, जब वो जा घूमेगा तो उस जा के ऊपर हम लोगों ने वर्कपीस को बांध रखा है, क्लैम्प कर रखा है, तो हमारा वर्कपीस भी घूमेगा। ये तो वर्कपीस, चलो मान लो वर्कपीस यहाँ पे हमारा घूमने लगा। अब आगे की बात करते हैं कि उस वर्कपीस पे कैसा ऑपरेशन चाहिए था। अगर उस वर्कपीस के, मान लीजिए ये वर्कपीस हो गया, इसकी डायमीटर को रिड्यूस करके ये करना था, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का टूल यूज किया जाएगा। अगर इसके डायमीटर को ना रिड्यूस करके इसको स्टेप टर्निंग करनी थी, ऐसा वर्कपीस था, इसको हमें ऐसा बनाना था, ऐसा बनाना था, तो इसे हम लोग स्टेप टर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, ऐसा वर्कपीस था और इसके अंदर ऐसे यहाँ पे होल जनरेट करना था पूरा इस तरीके से, तो इसे हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कहेंगे। तो अब ये सारे ऑपरेशन करने के लिए ये जो टूल लग रहा है, ये टूल हमारा किस पर लगेगा, इस टूल पोस्ट पर लगेगा। ये टूल पोस्ट आपका हो गया पूरा। टूल पोस्ट पर देखिए, यहाँ पर हम लोग अपने टूल को बांध लेते हैं, ये इस तरीके से, ये हमारा टूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब ये टूल इस वर्कपीस के साथ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो हमारी मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये टूल आपका टूल पोस्ट पर बना होता है, और जो टूल पोस्ट आपका होता है वो इस पूरे कैरिएज पर रखा होता है, कैरिएज पर ऑपरेट करता है। तो आप समझिए, देखिए एक बड़ा व्हील यहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है, एक छोटा व्हील ये दिखाया हुआ है। बड़े व्हील का नाम हमने रखा है कैरिएज ट्रेवल्ड व्हील। जब इस व्हील को आप ऐसे देखिएगा, जब इस व्हील को आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा कैरिएज राइट साइड डायरेक्शन में जाएगा, और जब इस व्हील को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कैरिएज इस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमारा जो कैरिएज कंट्रोल्ड व्हील होता है, पूरे कैरिएज को किस पर ट्रेवल्ड कराता है, इस ट्रे पर, ट्रे मतलब बेड पर ट्रेवल्ड कराता है। तो और वो किसर, इस बेड के पैरेलल एक्सिस में इसको ट्रेवल्ड कराता है, जिससे पूरा का पूरा टूल पोस्ट आपका ट्रेवल्ड करता है। सेकेंड बात करते हैं, छोटा वाला जो व्हील लगा हुआ है। अब सपोज करिए कि टूल को थोड़ा सा अंदर की ओर ले जाना था, अंदर मतलब इस बेड के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ले जाना था, तो यहाँ पर देखिए एक आपकी ये प्लेट लगी हुई है,
इस प्लेट को बोलते हैं हम लोग क्रॉस स्लाइड। ये क्रॉस स्लाइड, ये कुछ ऐसी प्लेट आपकी होती हैं, एक मिनट, जो आपका क्रॉस स्लाइड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ऐसा होता है। अब इस पे देखिए, यहाँ पर कोई भी वर्कपीस अगर ऐसा रखा हो तो ये वर्कपीस इस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये देखिए, ये क्रॉस स्लाइड में ये जो हमारा होता है, जब इस व्हील को हम घुमाते हैं तो ये पूरा का पूरा टूल पोस्ट अंदर की ओर जाता है। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारी तरफ आता है। मतलब इस टूल पोस्ट की जो मूवमेंट होती है इस पूरे बेड के ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। और वो क्रॉस स्लाइड किस पर लगा होता है? कैरियज पर लगा होता है। तो चलिए, क्रॉस स्लाइड आपका ट्रांसवर्स फीड देने के लिए यूज किया जाता है। देन आफ्टर अब डिस्कस करते हैं क्रॉस स्लाइड के ऊपर एक यहाँ पर देखिए हमने इक्विपमेंट लगाया हुआ है, एक हैंडल बनाया है। इस हैंडल को जब आप मूव करेंगे तो केवल ये टूल पोस्ट देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, या ऐसे देखिए ये जो टूल पोस्ट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे मूव करेगा, आगे आएगा फिर पीछे जाएगा। केवल इतनी मूवमेंट देने के लिए हम इस क्या बोलते हैं टूल पोस्ट के व्हील को मूव कराते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टूल पोस्ट का पार्ट। अब यहाँ पर हम टूल पोस्ट को फिक्स कर लेते हैं, देन टूल को फिक्स कर लेते हैं। देन राइट साइड में बात करेंगे कि एक एलिमेंट, मान लीजिए कि अगर हमें टर्निंग करनी थी तो केवल इतने से हमारा काम चल गया, इसका भी कोई काम नहीं आया है ना। जो हमारा टेल स्टॉक लगा हुआ है इसका भी कोई काम नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि इस पर जो हमने इस वर्कपीस को बांधा था, ये जो हमने वर्कपीस को बांधा था, अगर इस वर्कपीस की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस को एक सेंटर को यहाँ पर फिक्स करेंगे और पूरा वर्कपीस यहाँ तक आ गया तो वर्कपीस अब नीचे भी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स बेंड हो सकता है, ऐसा बेंड हो सकता है। अब ऐसा बेंड होगा तो ये टर्निंग आपकी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, वर्कपीस का एक सेंटर यहाँ फिक्स करेंगे, एक सेंटर यहाँ फिक्स करेंगे। देन आफ्टर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैरियज हमारा इस पर रोटेट करेगा और टर्निंग होती रहेगी। तो उस केस में ये वाला जो सेंटर होगा ये वर्कपीस को सपोर्ट करेगा और ये वाला जो सेंटर होगा ये वर्कपीस को रोटेट करेगा। जो रोटेट करेगा उसे लाइव सेंटर बोलते हैं और ये जो सपोर्ट कर रहा है इसे डेड सेंटर बोलते हैं। तो इसका मतलब एक काम तो यहाँ पे आ गया कि हैवी वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, टेल स्टॉक का। दूसरी बात, अगर इस वर्कपीस में यहाँ इंटरनल होल चाहिए होगा तो अब साइड से थोड़ी होल होगा, होल तो इधर से करना पड़ेगा। तो इस सेंटर को हटाकर यहाँ पर ड्रिल बिट को हम फिक्स कर लेते हैं। अब वो ड्रिल बिट हमारा क्या करता है, ड्रिल बिट जब मूव करेगा अपने एक्सिस पर और इसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये पार्ट देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है और उसके बाद इसको हम लोग आगे भी बढ़ा देते हैं। बेड पर भी मूवमेंट होता है, इसका पूरा अलग से हम लोग डायग्राम भी देखेंगे अभी। तो ये हो गया। तो इस तरह ड्रिल बिट को आगे पीछे ले जाकर वर्कपीस में इंटरनल होल प्रोड्यूस किया जाता है। तो टेल स्टॉक का हमें दो काम समझ में आया अभी तक। पहला वर्क हमें ये समझ में आया कि जब वर्कपीस की लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो उस समय वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग करेंगे। दूसरी बात, जब हम वर्कपीस में ड्रिलिंग ऑपरेशन को प्रोड्यूस करना चाह रहे हों तो उस समय ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए हम टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया टेल स्टॉक और हेड स्टॉक, ये हमारा हो गया टूल पोस्ट और ये हो गया लेग। एक सिस्टम और आपका दिखाई दे रहा है, एक आपकी स्क्रू रॉड लगी है और एक आपकी फीड रॉड लगी है। फीड रॉड का काम होता है इस पूरे कैरियज के मूवमेंट को फीड देना। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो फीड रॉड पे मूवमेंट करता है। और जो लीड स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे देखिए ये आपका है वर्म,
ये वर्म बने हुए हैं, ये जो रॉड है वर्म से कनेक्ट होती हैं। तो जब हम किसी वर्कपीस पर थ्रेड काटना चाहें, चूड़ी काटना चाहें, तो उस समय इस स्क्रू रॉड का उपयोग किया जाता है। तब स्क्रू रॉड जितना मोमेंट आगे बढ़ता है उस वर्कपीस पर उतनी थ्रेड कटती जाती है। ये मैकेनिज्म उसमें सेट होता है। तो कुल मिलाकर फीड मतलब स्क्रू रॉड का उपयोग किसी भी वर्कपीस में थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल एक लेथ मशीन ऑपरेशन का। अब इस लेथ मशीन ऑपरेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसके पार्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हेड स्टॉक, बेड, टेल स्टॉक, कैरिएज एंड फीड मैकेनिज्म। अब इस पे कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं उसको देख लेते हैं कि लेथ मशीन पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं, ऑपरेशन इन लेथ मशीन। चलिए इसे मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेथ मशीन पर अपने ऑपरेशन को। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेथ मशीन के टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में। तो जैसा कि देखिए इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन लेथ मशीन। आप इसमें देखिए कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं, टेपर टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। टर्निंग और टेपर टर्निंग क्या है, देखिए जब हमारा वर्कपीस ऐसा हो, सपोज करिए वर्कपीस हमारा ऐसा हो और इसके डायमीटर को कम करना हो, ऐसा रिड्यूस करना हो, तो उस समय ये जो टूल हमारा ऑपरेट करेगा इसे टर्निंग ऑपरेशन कहेंगे। और टेपर टर्निंग का मतलब वर्कपीस ऐसा कर दिया जाए, तो इस समय ये जो टूल हमारा यहाँ वर्क कर रहा है इसे टेपर टर्निंग बोलेंगे। और स्टेप टर्निंग का मतलब इस तरीके से कर दिया जाए। तो टर्निंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्निंग, टेपर टर्निंग और स्टेप टर्निंग। देन अगर इस वर्कपीस को दो पार्ट में काट के अलग करना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन पार्टिंग ऑफ। आगे बात करेंगे पार्टिंग ऑफ के बाद। अब देखिए अगर सपोज करिए इसके इस फेस को हमें क्या करना है, स्मूथ करना है, या सपोज करिए कि ये हमारा ऐसा था वर्कपीस हमारा, इसको हमें, ये तो हमारा हो गया। अब अगर टूल इस डायरेक्शन में वर्क करे और इसे पूरा काट के निकाल दे ऐसा, तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन, जो इसके इस फेस पर हमारा एक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फेसिंग। अब अगर वर्कपीस पर ग्रूव काटना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रूविंग भी कर लेते हैं। थ्रेड काटना हो तो थ्रेड भी काट लेंगे, थ्रेड कटिंग। नेक्स्ट अगर हमें ड्रिलिंग करना हो तो ड्रिल बिट को यहाँ पर लगाकर ड्रिलिंग कर लेंगे, बोरिंग कर लेंगे,
नर्लिंग कर लेंगे, चैम्फरिंग कर लेंगे, तो इस तरीके से इन सारे ऑपरेशन को हम लोग अपने लेथ मशीन पर परफॉर्म करते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं अपने लेथ मशीन पर 1 बाय 1 पार्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कटिंग वेलोसिटी कितनी होती है, फीड कितनी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेल स्टॉक से। टेल स्टॉक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेल स्टॉक का मेन फंक्शन क्या होता है और टेल स्टॉक में कौन कौन से एलिमेंट लगे होते हैं, और उसके बाद जब वर्कपीस बहुत ज़्यादा लंबे, सपोज करिए कि ये वर्कपीस की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए वर्कपीस इतना हो जाए, तो अब ये वर्कपीस ऐसे हमारा बेंड कर सकता है, और जब ऐसा बेंड हो जाएगा तो उस समय जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो टर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। अब इस वर्कपीस के बेंडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे सपोर्ट लगाते हैं, इस तरीके का इसको सपोर्ट लगाते हैं। तो उन सपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं और कितने टाइप के होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो सपोर्ट होता है इन्हें हम लोग रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट। और वो रेस्ट हमारा कितने टाइप का होता है, बेसिकली 3 टाइप का होता है, स्टडी रेस्ट, कैथोड रेस्ट एंड फॉलोवर रेस्ट। तो इन सब को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसे रिमूव करते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, कैरिएज क्या होता है, एप्रन क्या होता है, फीड मैकेनिज्म क्या होता है, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए छोटे छोटे पार्ट को हम लोग पढ़ते चलते हैं। पहले छोटे छोटे पार्ट को पढ़ लेते हैं, फिर बड़े बड़े पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे छोटे पार्ट्स का मतलब, पहले हम इन जा को देख लेते हैं, इनके ऊपर लगे हुए रेस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हेड स्टॉक को देख लेते हैं, फिर हेड स्टॉक के अंदर जो मैकेनिज्म है उसे देख लेंगे, फिर हम टेल स्टॉक को देख लेंगे और टेल स्टॉक के अंदर लगी हुई मैकेनिज्म को देख लेंगे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं। देखिए अगर हम बात करें रेस्ट की, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो रेस्ट हमारे क्या होते हैं, रेस्ट इज ए सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस को सपोर्ट करते हैं कब, जब वर्कपीस की लेंथ बहुत ज़्यादा हैवी और लंबी हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रेस्ट इज यूज्ड फॉर supporting the workpiece when the size of workpiece is very large. The size of workpiece is very large. ये हमारा हो गया। देन हम लोग रेस्ट का उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेस्ट कितने टाइप का होता है, रेस्ट आपका कितने टाइप का यूज किया जाता है, स्टडी रेस्ट क्या होता है, फॉलोवर रेस्ट क्या होता है, या कैथोड रेस्ट क्या होता है। बेसिकली जब हम रेस्ट के टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्ट, तो ये रेस्ट हमारे
3 तरीके के यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा? स्टडी रेस्ट, स्टडी जिसे बोलते हैं, कैथर्ड रेस्ट एंड फॉलोवर रेस्ट। देखिए, जब रेस्ट हमारे, रेस्ट का मतलब ये कुछ ऐसा एलिमेंट होता है। आप देखिए, सपोज करिए ऐसा एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर एक मान लीजिए नट बोल्ट ये बना हुआ है, एक नट बोल्ट ये बना हुआ है। सपोज करिए कि इसमें कोई वर्कपीस, मान लीजिए ये डी डायमीटर का वर्कपीस ऐसे हमने इनेट करा दिया। अब इस नट बोल्ट को हम लोग टाइट करेंगे, इसको भी टाइट करेंगे तो ये वर्कपीस को आसानी से क्लाइंब कर लेगा। देन ये वर्कपीस आपका ऐसे लंबा होगा, इस तरीके से काफ़ी बड़ा होगा। अब ये वाला जो रेस्ट है, इस रेस्ट का ये जो बेड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको किस पे? इस वर्कपीस के बेड पर आपको क्लैंप कर दिया जाएगा। वर्कपीस के बेड पर इसे क्लैंप कर दिया जाएगा। वर्कपीस इसके इस तरह से आर पार ऐसे निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वर्कपीस आपका ऐसे घूमता रहेगा, इस पे मूव भी करेगा, यहाँ बियरिंग लगी होंगी, है ना, और ये स्लाइड भी करेगा। तो इस तरीके के सपोर्ट को हम बोलेंगे रेस्ट। जब रेस्ट, समझिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब ये रेस्ट हमारे किस पर लगे हों, इस पर लगे हों, बेड पर लगे हों, तो ऐसे रेस्ट को हम लोग स्टडी रेस्ट और कैथर्ड रेस्ट बोलते हैं। और जब रेस्ट हमारा इस टूल पोस्ट पर लग जाए, एक छोटा सा रेस्ट हो, ऐसा हो, इस तरीके से ये रेस्ट हो, यहाँ पे बोल्ट लगा हो, यहाँ पे बोल्ट लगा हो और वर्कपीस ऐसा हो, तो जब ये रेस्ट हमारा ये किस पर फिक्स हो जाए? टूल पोस्ट पर फिक्स हो जाए, तो ऐसे रेस्ट को हम लोग फॉलोवर रेस्ट बोलते हैं, जो वर्कपीस के साथ लगातार फॉलो करता हुआ चलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि फॉलोवर रेस्ट कहाँ पर यूज किया जाता है या कहाँ पर फिटेड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टडी रेस्ट की। चलिए पॉइंट 1 हम लोग हेडिंग डालते हैं स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट हमारा क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द वर्कपीस, इट इज used to support the long length workpiece, long length of workpiece, support the long length of वर्कपीस। जब लेंथ आपकी बड़ी होगी तो हम स्टडी रेस्ट का यूज करेंगे, और स्टडी रेस्ट भी हमारा किस पे फिट होगा? इस वर्क लेथ मशीन के बेड पर। इट इज फिटेड ऑन द लेथ बेड, फिटेड ऑन द लेथ बेड। सेकेंड बात कर लेते हैं कैथर्ड रेस्ट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैथर्ड रेस्ट। देखिए स्टडी रेस्ट आपका लॉन्ग लेंथ के वर्कपीस को सपोर्ट करेगा, और कैथर्ड रेस्ट आपका शॉर्ट लेंथ के वर्कपीस को सपोर्ट करेगा। इट इज सपोर्ट द शॉर्ट लेंथ ऑफ वर्कपीस, शॉर्ट या स्मॉल length of workpiece and
फिटेड ऑन लेथ बेड, दोनों आपके लेथ बेड पर फिट होते हैं, एंड फिटेड ऑन लेथ बेड, ये हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉलोवर रेस्ट की। फॉलोवर रेस्ट आप देखिए, देखिए इट इज फिटेड ऑन, ये हमारा किस पर फिट होता है, टूल पोस्ट पर, एंड फॉलो द वर्कपीस विथ टूल पोस्ट। इट इज यूज, पहले तो इसको सपोर्ट करते हैं, इट इज यूज टू सपोर्ट द वर्कपीस एंड fitted on the tool post, on the tool post and guide with workpiece, वर्कपीस के साथ क्या करेगा, गाइड करेगा, एंड गाइड विथ वर्कपीस। तो इस तरीके के रेस्ट को हम लोग बोलेंगे फॉलोवर रेस्ट। तो इन 3 टाइप के रेस्ट को नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इसी से, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसीलिए इसे आप लोग नोट करिए। चलिए मूव करते हैं इसे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरियज और टूल पोस्ट के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का एक ब्लॉक डायग्राम अलग से बना के उसके बारे में स्टडी करेंगे कि उस पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। पहले सिंपल सा टेल स्टॉक और हेड स्टॉक पढ़ लेते हैं। तो बात करेंगे, जैसे टेल स्टॉक से शुरू करते हैं। टेल स्टॉक हमारा क्या होता है, इट इज यूज टू, देखिए ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जब लॉन्ग साइज का वर्क पीस होगा तो उसे सपोर्ट करने में यूज किया जाएगा, और दूसरी बात जब वर्क पीस को ड्रिल करना हो तो ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप सीखिए। तो पहले क्या होगा, इट इज used to support the workpiece and also used to hold the drill bit, and also used to hold the ड्रिल बिट। यह ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये पूरा का पूरा टेल स्टॉक आपका किस पे रखा होता है, इस बेड पर रखा होता है। इट इज माउंटेड ऑन द बेड ऑफ मशीन, ये भी क्वेश्चन बनता है। इट इज माउंटेड ऑन द बेड ऑफ मशीन, ये मशीन पर आपका क्या होता है, माउंट किया गया होता है। इस पर देखिए जो रैम दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी रैम, मैंने आपको बताया कि ये ऐसे स्लाइड करता है, इस तरीके से एक रैम लगी होती है और ये ऐसे इसका सपोर्ट होता है। तो ये रैम यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या करेगी, जब इसको आप मूव करेंगे तो ये ऐसे आपका स्लाइड करेगा। तो इस तरीके से रैम लगा होता है। वो हम लोग जब इसका पूरा अलग से एक पार्ट बना के स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्ड डिस्कशन कर लेंगे। देन हम लोग फिर बात कर लेते हैं हेड स्टॉक की। हेड स्टॉक हमारा क्या होता है,
अभी इन जनरल ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। हेड स्टॉक इज यूज्ड फॉर माउंटिंग द वर्कपीस। वर्कपीस को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, होल्ड द वर्कपीस। एंड हेड स्टॉक में ही फीड गियर बॉक्स और गियर मैकेनिज्म लगी होती है। मेन गियर मैकेनिज्म तो कैरियर में लगी होती है, बाकी का जो होता है स्पीड और फीड को देने के लिए वो हमारा हेड स्टॉक में लगा होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं हेड स्टॉक इट इज यूज्ड टू सपोर्ट, इट इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस by using of जा का उपयोग करके हम लोग इसे क्या करते हैं, सपोर्ट होल्ड करते हैं। और इन हेड स्टॉक गियर बॉक्स कंट्रोल्ड आर फिटेड। तो हम कह सकते हैं गियर बॉक्स ऐसे फीड, गियर बॉक्स आर फिटेड इन हेड स्टॉक। ये हो गया। देन आफ्टर इस पर जो हमारा स्पीड मैकेनिज्म होता है वो भी बना होता है। और कैसा मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, या तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम या तो गियर ड्राइव सिस्टम। तो हम नेक्स्ट कह सकते हैं ड्राइव सिस्टम आर also fitted in head stock। ये हमारा हो गया। अब कौन कौन सा हमारा फीड सिस्टम होता है, तो इन ऐसे देखें, इन ओल्डेस्ट लेथ मशीन, सबसे पुरानी जो लेथ मशीन है उसमें बेल्ट फीड ड्राइव सिस्टम यूज किया जाता है। मशीन बेल्ट ड्राइव सिस्टम आर यूज्ड एंड इन न्यूअर मशीन, नई मशीनों में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, गियर ड्राइव मैकेनिज्म का। मशीन गियर ड्राइव सिस्टम आर यूज्ड। ये हमारा हो गया। अब पूरा का पूरा हेड स्टॉक इस लेथ मशीन के बेड पर फिटेड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया हेड स्टॉक आर फिटेड ऑन द बेड ऑफ मशीन, ऑन द बेड सिंपल सा लिख देते हैं। अब इस हेड स्टॉक में एक टर्म मैंने लिखा था कि जा आर यूज फॉर होल्ड द वर्क पीस, और वो जा हमारी किस पर फिट होगी, शाफ्ट पर फिट होगी। शाफ्ट किससे कनेक्ट होगी, गियर बॉक्स से कनेक्ट होगी। तो जो जा यूज की जाती है वो कितने टाइप की यूज की जाती है, यहाँ केवल टाइप देख लीजिए, फिर आगे जब डिटेल्ड करेंगे तो एक एक जा का कंस्ट्रक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग जा यूज कर रहे हैं वो हमारी कौन कौन सी जा होती है। यदि उसमें 3 जा होगा, देखिए ये जा होता है 1 2 3। अगर 1 2 3 होगा तो उसे हम लोग 3 जा बोलेंगे, और 3 की बजाय 4 होगा तो उसे 4 जा बोलेंगे, और 4 की बजाय 6 होगा तो उसे 6 जा बोलेंगे। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू जा 3 जा 4 जा और 6 जा। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 1। थ्री जा, पॉइंट 2 4 जा, पॉइंट 3
6 जा। ये तो हो गया हमारा जा। अभी इसमें देखिएगा चक भी यूज किया जाता है, कॉलेट चक, ड्रिल चक, मैंड्रिल चक, सब का उपयोग किया जाता है वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। टी बोल्ट, कॉलेट चक, मैंड्रिल चक, ड्रिल चक, कॉम्बिनेशन चक, तो इन सब का भी यूज हम लोग करते हैं। ड्रिल चक, मैंड्रिल चक, कॉम्बिनेशन चक, टी बोल्ट, कॉम्बिनेशन चक, टी बोल्ट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन चक, देन यूनिवर्सल चक, देन मैग्नेटिक चक, तो इन सारे चक का यूज हम लोग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए करते हैं। और जिनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, हम इस अपने हेड स्टॉक में क्लैंप करते हैं। तो ये हमारा हो गया कुछ मतलब माइनर पार्ट ऑफ हेड स्टॉक। अभी इसकी भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने टूल पोस्ट के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। आज का टॉपिक हमारा केवल लेथ मशीन पर ओवरव्यू चल रहा है, तो इस तरीके से इस टूल पोस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग टूल पोस्ट बनाते हैं। देखिए, जो टूल पोस्ट हमारा है वो किस पर फिट किया गया है, कैरियज पर। और कैरियज और टूल पोस्ट के बीच में क्या लगा है, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रॉस स्लाइड, ये जो क्रॉस स्लाइड है वो कैरियज के ऊपर फिट की गई है और कैरियज आपका इस बेड पर फिट किया गया है। तो इस तरीके से इन पे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कैरियज इज फिटेड ऑन द बेड and compound slide and cross slide and tool post are mounted on carriage। कैरियज पर ये हमारा टूल पोस्ट, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड दोनों फिट किए गए हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, कैरियज। देखें, कैरियज इज यूज्ड फॉर सपोर्ट द, किसको सपोर्ट करेगा, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट एंड कंपाउंड स्लाइड। कैरियज इज यूज्ड टू hold and support the tool post, cross slide and compound slide। टूल पोस्ट एंड क्रॉस स्लाइड, इतना ही देख लीजिए। ये हो गया हमारा
और कैरियज जो हमारा है ये पूरा का पूरा कैरियज इट इज फिटेड ऑन द किस पर फिट होगा, बेस पे हमारा फिट होगा, तो इट इज फिटेड ऑन द बेस। अब उसके बाद ये कैरियज इस पूरा का पूरा कैरियज ही मूव करता है, तो ये क्या करता है, इसे सपोर्ट भी करता है, होल्ड भी करता है एंड गाइड भी करता है, एंड इट इज ऑल्सो गाइड द टूल एंड इट इज ऑल्सो गाइड। ये हमारा किसको किसको गाइड करेगा, पूरा का पूरा कैरियज ही गाइड होता है, और किससे, कैरियज गाइड व्हील से, गाइड बाय हैंड कैरियज गाइड व्हील, हैंड कैरियज ट्रेवल व्हील। ट्रेवल व्हील हमारा होता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब जो क्रॉस स्लाइड होता है, नेक्स्ट कैरियज के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगा है। अच्छा, कैरियज का जो डायरेक्शन होगा इस बेड के क्या होगा, पैरेलल एक्सिस में होगा, इट्स मोमेंट इज पैरेलल एक्सिस ऑफ बेड। ये केवल ऐसे पैरेलल एक्सिस में ही चलेगा, इट्स मोमेंट इज पैरेलल एक्सिस ऑफ बेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्रॉस स्लाइड के बारे में। क्रॉस स्लाइड हमारा क्या होता है, जब वर्कपीस को टूल पोस्ट को किसमें, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, बेड के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट देना हो तो किसके माध्यम से देंगे, इस क्रॉस स्लाइड के माध्यम से। इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइड द, इट इज यूज फॉर प्रोवाइड द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ, प्रोवाइड द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ टूल पोस्ट along द बेड। बेड के एलॉन्ग में हमारा ये ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूल पोस्ट को मूव कराता है। एंड देखिए इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड लगी होगी और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा होगा। तो हम कहते हैं कि कंपाउंड स्लाइड इज माउंटेड ऑन क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड इज mounted on the cross slide। और क्रॉस स्लाइड हमारा किस पर फिटेड है, इस कैरियज पर। एंड क्रॉस स्लाइड इज ऑल्सो फिटेड ऑन द कैरियज। ये सब क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस स्लाइड इज फिटेड ऑन द कैरियज। अब ये हो गया हमारा क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड। नेक्स्ट टूल पोस्ट की बात करते लेते हैं। तो टूल पोस्ट का उपयोग टूल को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इन जनरल टूल पोस्ट का उपयोग टूल को होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टूल पोस्ट, तो ऐसे हम कह सकते हैं टूल पोस्ट इज यूज्ड फॉर, टूल पोस्ट इज
यूज्ड फॉर, अच्छा देखिए टूल को होल्ड भी करता है और टूल को गाइड भी करेगा कि चलो आप इधर चलो, बैक जाओ या इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्या करता है टूल पोस्ट, टूल को होल्ड भी करता है और गाइड भी करता है। होल्ड एंड गाइड द टूल and it is mounted on the compound slide of, it is mounted on the compound slide and it is mounted on the compound slide। कंपाउंड स्लाइड पर ये माउंट होता है और कंपाउंड स्लाइड क्या होती है, इसे पैरेलल एक्सिस में, पूरे के पूरे टूल पोस्ट को ये देखिए पैरेलल एक्सिस में मूवमेंट देती है। तो ये हमारा होता है कंपाउंड स्लाइड। तो इस तरीके से टूल पोस्ट हो गया। अब टूल पोस्ट पे देखिए नट लगे होते हैं, क्लैंप लगा होता है, तो इस तरीके से टूल लगा होता है। और जो टूल होता है वो हमारा सिंगल पॉइंट टूल यूज़ किया जाता है। किस मटेरियल का बनाया जाता है, या तो सिरेमिक का, स्टील का, तो ऐसा भी मान लीजिए। वैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है, पहले का मतलब जब हम लोग मेटल कटिंग टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको पूरे टूल मटेरियल के बारे में अच्छे से बताया था। तो जो टूल पोस्ट आपका टूल को होल्ड करेगा, तो टूल इज़ यूज्ड फॉर कटिंग द वर्क पीस, ये हमारा वर्क पीस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में देख लीजिए, टूल इज या टूल आर यूज्ड फॉर कटिंग द वर्क पीस एंड इट इज मेड बाय, एंड इट इज मेड बाय, किसके किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सिरेमिक, कार्बाइड, डायमंड, सीबीएन ऐसे बनाए जाते हैं। बाय हाई कार्बन स्टील, कॉमा हाई स्पीड स्टील, कॉमा सिरेमिक, कॉमा कार्बाइड, कॉमा सीबीएन। सीबीएन का मतलब होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, कॉमा यूकॉन एंड डायमंड मटेरियल आर यूज्ड। तो इतने मटेरियल का हम टूल बनाते हैं। अब इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, जिसमें केवल एक कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होती है कट करने के लिए। तो इस तरीके से इसे भी राइट डाउन करिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्क्रू रॉड का उपयोग क्यों करते हैं और फीड रॉड का छोटा छोटा स्टडी हम लोगों का चल रहा है। तो इसे राइट डाउन करिए, फिर स्क्रू रॉड और फीड रॉड के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, इस पे जो स्क्रू रॉड उपयोग किया जा रहा है, इस स्क्रू रॉड का उपयोग जब हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं तो वहाँ पर किया जाता है। किसी वर्कपीस में थ्रेड को काटने के लिए स्क्रू रॉड का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया है। स्क्रू रॉड
इट इज यूज्ड फॉर, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड इन द वर्कपीस। किसी वर्कपीस में थ्रेड बनाने के लिए हम लोग स्क्रू रॉड का उपयोग करते हैं। और फीड रॉड का उपयोग कहाँ पे करते हैं? फीड गियर मैकेनिज्म के लिए। फीड रॉड इज यूज इन फीड गियर मैकेनिज्म। तो ये सिंपल सी आपकी ओवरव्यू होती है। आप इसमें क्या होता है, जैसे ये वर्कपीस हमारा इस पे होल्ड किया गया, किस पे? इस जा में होल्ड किया गया, जा मतलब चक में होल्ड किया गया, तो ये कितने स्पीड से रोटेट करेगा उसको भी आपको बता देते हैं। तो स्पीड ऑफ वर्कपीस यानी रोटेशन ऑफ वर्कपीस, ऐसे देखिए, रोटेशन और स्पीड ऑफ वर्कपीस को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो एन बराबर कितना होता है? तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट होता है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आता है v इंटू 1000 अपॉन पाई डी। तो इस तरीके से हमारा वर्कपीस का रोटेशन निकल जाता है। अब इस वर्कपीस के रोटेशन को निकालने के बाद जब हम लोग सपोज करिए कि इतने लंबे लेंथ का वर्कपीस हो और इसे रिड्यूस करके इतना बनाना था, तो इसका मतलब फीड आपका इतना लिया जाएगा, फीड यानी कि डेप्थ ऑफ कट, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक यदि इसकी लंबाई L हो और इसका डायमीटर कैपिटल डायमीटर D हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ये जो इतना सा पार्ट निकलेगा कुल कितना टाइम लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं मशीन टाइम। तो मशीन टाइम जब इसमें निकालेंगे तो ऐसा देखिए, मशीनिंग टाइम TM बराबर वही फार्मूला होगा, लेंथ अपॉन फीड इंटू रोटेशन, लेंथ अपॉन फीड इंटू रोटेशन, वेयर जहाँ पर L हमारा क्या है, वर्किंग लेंथ ऑफ वर्कपीस, जितने पर वर्क करना हो। ये नहीं कि देखो ऐसे मान लीजिए ये वर्कपीस था और केवल इतना ही काट के निकालना था, तो उस समय लेंथ हमारी ये हो जाएगी। इस लेंथ को हम नहीं कंसीडर करेंगे, केवल इतनी लेंथ को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए L इज वर्किंग लेंथ ऑफ वर्कपीस। ऑफ वर्कपीस। F इज इक्वल टू फीड इन mm में होगा, और N इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वर्कपीस इन RPM। और N की वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, v इंटू 1000 अपॉन पाई डी। तो यहाँ से टोटल जो मशीन टाइम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, TM इज इक्वल टू L अपॉन F इंटू N की वैल्यू v इंटू 1000 अपॉन पाई डी इज इक्वल टू TM बराबर, ये पाई डी ऊपर चला जाएगा, पाई डी L अपॉन F इंटू v इंटू 1000। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन लेथ मशीन ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमारा मशीन टाइम TM इज इक्वल टू पाई डी L अपॉन F इंटू v इंटू 1000। ये था हमारा मशीन टाइम, किस में आएगा, मिनट में आएगा। कब आएगा, जब मीटर पर मिनट लिए थे,
अगर हम mm पर सेकेंड ले लें तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। व्हेन, ऐसे देखिए, व्हेन यहाँ देखिए कटिंग स्पीड टेक इन mm पर सेकेंड। जब mm पर सेकेंड ले लेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, वहाँ से v इज इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000। मीटर पर मिनट था, अब मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाइड करना होगा। 1 मीटर में 1000 mm होता है, इनटू मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो अब ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू आएगा पाई डी एन अपॉन 60 mm पर सेकेंड, 60 mm पर सेकेंड ये आएगा। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू, ऐसे देखिए, 60 v अपॉन पाई डी, 60 v अपॉन पाई डी। देन इस n की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देन मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू L अपॉन F इंटू n की वैल्यू 60V अपॉन पाई डी। देन फाइनल मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू पाई डी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा पाई डी L अपॉन F इंटू V इंटू 60। तो ऐसे जब आपका किस में दिया हो, सेकंड में निकालना हो तो सेकंड में निकाल लेंगे, और ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मशीन टाइम निकल के आएगा। अब इस मशीन टाइम के बाद जब इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो कितना टेपर आता है उसे निकाल लेते हैं। चलिए इसे पूरा नोट करिए, फिर टेपर टर्निंग का निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, टेपर टर्निंग ऑपरेशन। टेपर का मतलब, जब सपोज करिए कि वर्कपीस आपका ऐसा था और इस वर्कपीस को मतलब ऐसा काट के टेपर करना था। देखिए सपोज करिए, उल्टा हो गया, ऐसा वर्कपीस था और इस वर्कपीस को ऐसा हमें टेपर करना था। तो ये वाला जो टेपर आ रहा है इसे हम लोग टेपर टर्निंग बोलते हैं, और कितना टेपर आएगा इसी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो सपोज करिए कि जब इसे थोड़ा सा और इनलार्ज डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए हमने ऐसा टेपर करना था, ऐसा टेपर करना था। अब इसमें देखिए, सपोज करिए कि इसको हम कैपिटल डी डायमीटर मान लेते हैं, इस रॉड का कैपिटल डायमीटर डी ये हो जाए, और इसे हम लोग स्मॉल डायमीटर मान लेते हैं डी। देन अब अगर हमें इस टेपर को निकालना, सपोज करिए यहाँ से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, यहाँ से भी ये जो एंगल बनेगा
यदि इस एंगल को हम अल्फ़ा ले लें, टेपर एंगल अल्फ़ा ले लें, तो ये अल्फ़ा कितना होता है उसे निकालते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। यदि इसकी लंबाई L हो, मतलब इसकी लंबाई हमारी कितनी होगी, L होगी। तो ये टेपर हमें निकालने के लिए आता है सीधे फार्मूले से। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि ये एंगल आपका अल्फ़ा हो, ये वैल्यू आपकी x हो, कौन सी, ये वैल्यू आपकी x हो। अब इस वैल्यू और इसके बारे में देखिए हमें निकालना है। तो अच्छा इस x की वैल्यू पहले देख लीजिए कितना होगा। x बराबर देखिए कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपान 1 और 2 है, तो ये हो जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपान 2। ये हमारी वैल्यू आएगी इस x की वैल्यू आ गई। देन अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू पता है और ये लेंथ पता है, और ये एंगल जब है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हमें क्या पता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो फार्मूला क्या लगेगा, tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन बेस कितना है, L लंबाई की सैप्ट हमने लिया था। देन tan अल्फ़ा बराबर x की वैल्यू हम कितना निकाल के रखे हैं, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपान 2 अपॉन L। ये L का इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपान 2L। देन यहाँ से जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन आ सकता है, tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपान 2L। ये क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है कि जब हम टेपर निकालते हैं लेथ मशीन ऑपरेशन में, टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आती है, तो कितनी आती है, tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L। ये होता है, और ये किस में होता है, इन डिग्री, इट इज इन डिग्री। कितने डिग्री हमें रखना है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो ये हमारा होता है टेपर एंगल। अब हम लोग बात करते हैं टेपर एंगल के बाद कितना कटिंग फोर्स लगेगा। मान लीजिए चाहे टेपर टर्निंग करना हो, चाहे इस तरीके से स्ट्रेट टर्निंग करनी हो, तो उसके लिए हमें कितना कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अच्छा कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये मत कंफ्यूज होइएगा, एक टेपर रेशियो आता है, यहीं पे बता दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। टेपर रेशियो अगर पूछा जाए तो टेपर रेशियो तो ये होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L। इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टेपर रेशियो कितना होता है, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L होता है, 2L नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ का टेपर रेशियो हम निकाल रहे हैं ना। तो ये हमारा होता है टेपर रेशियो। तो इस तरीके से ये हो गया, इसे भी याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कटिंग फोर्स। इसे काटने के लिए कुल कितना कटिंग फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जब कटिंग फोर्स को हम लोग F से डिनोट करेंगे, कटिंग फोर्स को हम लोग F से डिनोट करेंगे, तो कटिंग फोर्स कितना होगा, जितना डेप्थ ऑफ कट काटना होगा और जितना फीड लेनी होगी, उसमें हम एक कांस्टेंट यानी कि उस वर्कपीस के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उसका हमारा कटिंग फोर्स निकल जाएगा। कटिंग फोर्स सपोज करिए कि ये वर्कपीस था, ऐसे ये वर्कपीस था। अब इस वर्कपीस को उल्टा बन गया,
इस वर्कपीस को काटने के लिए मान लीजिए इतने डायमीटर को हमें रिड्यूस करना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, फीड F हो गई, और उसके बाद इसका डायमीटर हमारा यानी कि डेप्थ ऑफ कट हम जितना इसमें लेंगे वो हमारा हो जाएगा D, और इस पे एक मटेरियल का हार्डनेस होगा, सॉफ्टनेस होगा। हार्डर मटेरियल होगा तो कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, सॉफ्टर मटेरियल होगा तो कटिंग फोर्स कम लगेगा। तो इसीलिए कटिंग फोर्स डिपेंड करेगा इस मटेरियल की हार्डनेस या सॉफ्टनेस पर। तो इस तरीके से कटिंग फोर्स F इज इक्वल टू D इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू फीड इंटू K, वेयर D इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट, F इज इक्वल टू फीड and K is constant which is depend upon material. K is constant which is depend upon वर्कपीस मटेरियल। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम इसमें पावर की बात करेंगे तो फोर्स में कटिंग वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। तो यहाँ से पावर बराबर निकाल लेते हैं, कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी हमारी उसको निकाल लेते हैं, कितने वाट रिक्वायर्ड होगी। चलिए, पावर रिक्वायर्ड इन कटिंग, तो पावर हमारी कितनी होगी, जैसे P इज इक्वल टू कटिंग फोर्स में कटिंग वेलोसिटी का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारी टोटल पावर निकल जाएगी। अब कटिंग फोर्स हमारा कितना लिया है हमने, D इंटू F इंटू K इंटू कटिंग वेलोसिटी हमने कितना लिया है, तो हमारी होती है पाई डी एन अपॉन 1000। तो इस तरीके से पावर बराबर जो फार्मूला आएगा P इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी एफ के पाई डी एन अपॉन 1000। जितना भी वाट आएगा आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। देन आफ्टर अगर स्टेप टर्निंग करनी हो तो स्टेप टर्निंग में क्या होगा, वो लास्ट पॉइंट देख लीजिए। स्टेप टर्निंग अगर हमें करनी हो तो फॉर स्टेप टर्निंग, पहले देखिए स्टेप टर्निंग होती क्या है। ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये वर्क पीस था, इस डायमीटर को इतना यहाँ से रिड्यूस किया, इस लेंथ तक, इस लेंथ तक, और यहाँ पर ये रिड्यूस किया। तो ऐसी टर्निंग ऑपरेशन को हम लोग स्टेप टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं। सपोज करिए कि ये कैपिटल डायमीटर आपका D1 था, यहाँ पे सेकेंड वाला हम लोग D2 ले लें, इसे हम लोग या इसे कैपिटल D डायमीटर ले लें, इसे D1, D2 और D3 ले लें। अब यहाँ से देखिए, पहली कटिंग टूल यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इधर नहीं आया है ना, टूल यहीं तक आया है। तो टोटल लेंथ हम इसकी क्या ले लें, L। सपोज करिए टोटल लेंथ हमारी हो जाए L, और जहाँ तक ये कटिंग किया है पहली वाली लेंथ हमारी हो जाए L1, और ये दूसरी वाली लेंथ हमारी हो जाए L2, और ये तीसरी वाली लेंथ हमारी हो जाए L3। तो स्टेप टर्निंग के लिए कटिंग वेलोसिटी और टोटल टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, जब इसके लिए कटिंग वेलोसिटी लेंगे
तो V बराबर पाई d1n1/1000, V1 बराबर फिर V2 बराबर, तो ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। V1 इज इक्वल टू पाई d1n1/1000। चूँकि n हमारा कांस्टेंट वर्क पीस को रोटेट करता रहेगा तो हर जगह n हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई d1n/1000। जब V2 निकालेंगे तो पाई d2n/1000, और जब V3 निकालेंगे तो पाई d3n/1000। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जब टोटल मशीन टाइम निकालेंगे तो वहाँ से हम कैसे निकालेंगे, मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन करने में लगा समय, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन करने में लगा समय, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन करने में लगा समय, ये हमारा हो जाएगा टोटल मशीन टाइम। तो यहाँ से निकाल लेंगे टोटल मशीन टाइम टोटल मशीनिंग टाइम इन स्टेप टर्निंग, ये क्वेश्चन आया है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल टाइम आपका TM लग रहा है, अब पहले वाले को मशीन करने में यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन करने में T1 लगेगा, यहाँ से यहाँ तक T2 और यहाँ से यहाँ तक T3, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो TM इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। अब T1 बराबर क्या है, L1/F इंटू N, F1 इंटू N। मान लीजिए पहले वाले की फीड हम कुछ 2 mm दे दिए, 1 mm 2 mm, अगर फीड कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा L1/F इंटू N, और अगर फीड और स्पीड चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, F1N1 प्लस L2/F2N2 प्लस L3/F3N3। ये हमारा तब होगा जब फीड और स्पीड चेंज हो, और अगर कांस्टेंट हो फॉर कांस्टेंट फीड एंड स्पीड, तो वहाँ से टोटल मशीन टाइम TM बराबर निकल जाएगा L1/, लेंथ तो नहीं बदलेगी, लेंथ तो घटेगी बढ़ेगी, F इंटू N प्लस L2/F इंटू N प्लस L3/F इंटू N। टोटल मशीन टाइम TM इज इक्वल टू 1/F इंटू N, L1 प्लस L2 प्लस L3। किस में आएगा, मिनट में आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में जब लेंगे तो मिनट में आएगा। तो इस तरीके से स्टेप टर्निंग के लिए ये हमारा होता है। टोटल कटिंग वेलोसिटी जब निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। टोटल कटिंग वेलोसिटी यहाँ से टोटल कटिंग वेलोसिटी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। वेयर एज V इज इक्वल टू V1 बराबर पाई D1n, पाई ऐसे देखिए चेंज कर दें, V इज इक्वल टू पाई D1n/1000 प्लस पाई D2n/1000 प्लस पाई D3n/1000। अब यहाँ से पाई n/1000 कॉमन ले लें तो टोटल कटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई पाई n/1000, ये हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। अब इससे क्वेश्चन अगर आता है आपका
1 मार्क ऑब्जेक्टिव विथ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे, तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अपने इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू टर्न ए ब्रास कंपोनेंट, टू टर्न ए ब्रास कंपोनेंट, ब्रास कंपोनेंट brass component of 80 mm dia of 80 mm diameter, 80 mm diameter, the spindle speed is 90 mm, 90 rpm, and the spindle speed is 90 rpm, 90 rpm, and cross speed is 0.3 mm per revolution, and cross speed is 0.3 mm पर रिवोल्यूशन। तो इस तरीके से ये हमारा कह रहा है कि मशीन टाइम को कैलकुलेट करिए। अब इसमें देखिए एक वर्कपीस आपका दिया है इस तरीके से ब्रास मटेरियल का, अब इसमें समझिए इसकी लेंथ हमारी कितनी है, ये जो लेंथ है 80 mm है, और यहाँ से जो फीड आपका कट करना है वो कितना कट कर रहा है 0.3 mm पर रिवोल्यूशन, और उसके बाद इसका जो RPM n है, देखिए लेंथ इज इक्वल टू 80 mm एंड देन फीड इज इक्वल टू 0.3 mm पर रिवोल्यूशन एंड n इज इक्वल टू 90 RPM। तो इस तरीके से इतना डेटा हमारे पास गिवन है। देन हम क्या करेंगे, मशीन टाइम जब निकालेंगे तो मशीन टाइम TM इज इक्वल टू L अपॉन F इंटू N। अब देखिए सॉरी, ये आपका 80 mm डायमीटर दिया है, लेंथ नहीं दिया है, ये डायमीटर आपका दिया है 80 mm, उल्टा हो गया था। चलिए 80 mm आपका डायमीटर दिया है, और फार्मूले में हमारे क्या है L अपॉन F इंटू N। तो हम क्या करेंगे, हमें L की वैल्यू नहीं पता है, तो एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, जब भी लेथ मशीन का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर L इज इक्वल टू D/2 के होता है, L इज इक्वल टू D/2 के होता है। तो इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। देन जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो डायमीटर आपका 80 दिया है /2, मतलब लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 40 mm आ जाएगी। देन अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू को रखेंगे, तो TM इज इक्वल टू L अपॉन L मीन्स 40 अपॉन फीड 0.3 इंटू N हमारा कितना है 90। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा लगभग 1.48 मिनट के अप्रॉक्स आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन जो मशीन टाइम से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसे रिमूव करते हैं या यहीं पे नोट कर लेते हैं। ऐसे देखिए, एक क्वेश्चन है
ये कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू टर्न ए ब्रास मटेरियल material 84 mm long, 84 mm long if the cutting speed is 50 meter per minute. If the cutting speed is 50 meter per minute, 50 meter per minute and the feed is and the feed is 0.4 mm per revolution, 0.4 mm per revolution, then only one cut is to be considered. Then only one cut is to be कंसीडर्ड। तो इस तरीके से सवाल को पूरा पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कि इस क्वेश्चन में आपका देखिए टोटल मशीन टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द मशीन टाइम, और कितने टर्न के लिए, एक टर्न के लिए हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू निकालनी है, मशीन टाइम टीएम की वैल्यू निकालनी है, और मटेरियल 84 mm लॉन्ग, मतलब L इज इक्वल टू कितना दिया है 84 mm। इफ द कटिंग स्पीड इज 5 मीटर पर मिनट, यहाँ कटिंग स्पीड V बराबर 5 मीटर पर मिनट दे दिया, एंड द फीड इज 0.4 और F इज इक्वल टू 0.4 दे दिया mm पर रिवॉल्यूशन। देन ओनली वन कट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक केवल एक बार ही जाएगा, दोबारा वो नहीं जाएगा। तो एक कट के लिए हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू L अपॉन F इंटू एन। अब यहाँ देखें n की वैल्यू नहीं दिया है, तो n बराबर हम लोग क्या फार्मूला लगाते थे, n इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 से कटिंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू, तो यहाँ से n इज इक्वल टू आता था v इंटू 1000 अपॉन पाई डी। तो हम इसको टोटल मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू ऐसे निकालेंगे। देखिए पाई डी का ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाता था, तो पाई डी एल अपॉन एफ इंटू वी इंटू 1000। इस फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसे देखिए जो टोटल मशीन टाइम आएगा, पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3.14 इंटू डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर नहीं दिया है क्या शायद, 1 मिनट, स्पीड इज 5 मीटर पर मिनट, 84 mm लॉन्ग। तो अगर डायमीटर नहीं दिया है तो वही लेंथ से निकाल लेंगे, L बराबर d/2, तो d बराबर 2L निकाल लेंगे। देन यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को रख देंगे और लेंथ इंटू d इंटू L की वैल्यू आपकी कितना दिया है 84, ऑब्लिक में फीड की वैल्यू 0.4 इंटू कटिंग स्पीड आपकी देखिए 5 मीटर पर मिनट दिया है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी
इसे सॉल्व करने के बाद इसकी टोटल वैल्यू आएगी, ये आपका एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे डायमीटर दिया था क्वेश्चन में, गिवन डायमीटर इज 60 mm। यहाँ पे लास्ट में दिया था गिवन डायमीटर इज 60 mm। यदि 60 mm दिया है तो इसकी वैल्यू को 60 mm पे निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये d की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 60 रख देंगे। देन जो टोटल मशीन टाइम आपका निकल के आएगा वो 47.5 निकल के आएगा, 1.5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम अपने लेथ मशीन के सिंपल ओवरव्यू पे चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपने कटिंग स्पीड, फीड और मशीन टाइम को देखा। यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको अप्रोच और ओवर ट्रिबल्ड को कंसीडर करना पड़ता है। जब आपका टूल पहले स्टार्ट हो जाए, सपोज करिए कि मान लीजिए वर्कपीस आपका इतना लंबा है, अब टूल आपका यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, तो टूल इतनी डिस्टेंस फालतू चलेगा, इसे हम लोग अप्रोच बोलते हैं। अब मशीन करने के बाद अगर टूल यहाँ तक आ जाए तो इसे हम लोग ओवर ट्रिबल्ड बोलेंगे। तो ये तो आपको मैंने बताया था अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर में, ड्रिलिंग में भी, मिलिंग में भी अप्रोच और ओवर ट्रिबल्ड क्या होता है। तो यदि अप्रोच और ओवर ट्रिबल्ड कंसीडर करने के लिए कहेगा तो उसकी वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, और अगर कंसीडर करने के लिए नहीं देगा तो कोई मतलब नहीं, फिर हम लोग इसी तरीके से सिंपल सा सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम लोग अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेथ मशीन से ही रिलेटेड हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ जो चक थे वो कौन कौन से यूज किए जाएंगे, फीड मैकेनिज्म कौन सा यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में, और ये लेथ मशीन कितने टाइप की होती है उन सबको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।